कुछ है और उसके इतर आते हैं पूरा। और फिर ये दिलचस्प है कि एक राज्य मिल जाता है एक दल को, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा, मुसीबत भरा, या माना जाता है कि यहाँ टोटल फ्लॉप होने वाली स्थिति है, वहां जिस तरीके से वो सरवाइव करती है, निकल कर आती है, वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये अब जो सुप्रिया सुनीत ने कहा कि हम बाद में करेंगे, आकलन करेंगे, लेकिन यही बड़ा सवाल है कि ऐसे हालात तो कहीं से कहीं तक दिखते ही नहीं थे कि 200 प्लस, हमने कहा ना, इतने सारे सर्वे हैं, जितने सर्वे आए कुछ जिता रहे थे कुछ हरा रहे थे। और अब मैं बात पहले कर रहा, दैनिक भास्कर सरी का अखबार, जो 140 से ऊपर नहीं जाता, 125 पे टिका हुआ था कि यहां से यहां आएगा, और 200 प्लस, 216 अभी आ रहा, हो सकता है आगे पीछे जो भी आंकड़ा है। इतना अंतर कैसे, क्या इसको कैसे माना जाए, क्या देखा जाए? जो रविंद्र सर ने कहा, हमने तो केवल बिलाल सर की बात पे कही थी कि दावे करना अलग बात है, लेकिन दावे जब ऐसे उलट जाएं, ऐसे हकीकत में बदल जाएं दावे, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं और बहुत सारा विस्मय भी होता है। आपकी टिप्पणी संजीव सर। संजीव सर, कुछ मैं अप्रिय सत्य बोलूंगा, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अनिल सिन्हा साहब का भी स्वागत करूं। अनिल सर जुड़ गए, अनिल सर के बाद और सुनीलम सर के बाद भी जाना, अमिताभ सर भी इंतजार में। छोटी छोटी टिप्पणी करें, एक एक पहले लें फिर दोबारा भी लौटूंगा जी। और जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बोलना जरूरी है। पहले तो हम लोग ये तय कर लें कि ईवीएम का जो समस्या है वो कब का सॉल्व हो जाना चाहिए था। दूसरा, ईवीएम थ्योरी पे ज्यादा टिकने पे आप हेमंत सोरेन को खारिज कर रहे हैं, आप झारखंड के रिजल्ट को खारिज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन की मेहनत को खारिज कर रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व की हार को आप नहीं स्वीकार रहे हैं। सबसे हार्ड हिटिंग हिंदुत्व कहीं खेला जा रहा था तो वो झारखंड में खेला जा रहा था, और 6 महीने से हेमंता बिस्वा उनका सबसे बड़ा जहर उगलने वाला नेता लगा हुआ था, और वो हारा है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र सेंट्रिक ज्यादा एनालिसिस करने पे, क्योंकि बेचारा वो 28 सीटों वाला है, छोटा राज्य है, तो उसको आप इस तरह से तो नहीं देख सकते। ममता बनर्जी को खारिज कर देंगे, जहां पूरी ताकत लगा दी थी तब उन्होंने, या आप सिद्धारमैया को खारिज कर देंगे कर्नाटक में। तो सबसे पहले ईवीएम थ्योरी का सॉल्यूशन हो जाए तो बेहतर है। दूसरी बात, क्या हम लोग कहीं चूक रहे हैं? जो साइलेंट वोटर हुआ करता रहा है, जिसकी बात हम लोग कहते हैं, जो लालू प्रसाद जी कहते थे हम जिन निकालेंगे, महाराष्ट्र एक टेस्ट केस है, क्योंकि 288 सीटें हैं सर, वहां अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग स्थितियां थी। दुखद यह है कि कांग्रेस जहां सबसे मजबूत इलाका है विदर्भ वाला, वहां भी बड़ा बुरे तरीके से भी देख रहे थे ऐसी सीटों पे। हालांकि कहीं कहीं अभी 200, 250 जो इलेक्शन कमीशन का है, उधर अभी क्या है वो नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र में हम लोग शायद बात कर रहे थे कि छोटे छोटे ओबीसी जातियों के, एक तो बीजेपी ने एकदम हिलोर पैदा कर दिया जिसको कहते हैं जातियों के भीतर, और ये फडणवीस के टाइम से शुरू हुआ था, और उसको साधने में वो माहिर लोग हैं। जो छोटी छोटी ओबीसी जातियों को लेकर के जो कोऑपरेटिव बनाया 50-50 करोड़ का, जिसकी संख्या 10 लाख भी है, उनका भी बना दिया। अभी सुबह देख रहे थे अभी की क्या स्थिति है कि ओबीसी इलाके में ट्रेल कर रही है बीजेपी, कांग्रेस, और ओबीसी अभी यूएसपी है ये राहुल गांधी की। और एक प्रो कांग्रेस पत्रकार जो, और खास करके प्रो कांग्रेस घराने में काम करने वाले पत्रकार से मैं सुन रहा था 2-3 दिन पहले, वो आपके यहाँ भी शायद मैंने चर्चा भी की थी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस की बैठक में राहुल जी ने जब ओबीसी को टिकट देने की बात की तो स्थानीय नेताओं ने समझा दिया कि आप जो है यहाँ, चूंकि ओबीसी बीजेपी के फोल्ड में चला गया है, इसलिए उतना टिकट देना ठीक नहीं है। तो अब हो गया, ओबीसी चला गया उधर, कायदे से चला गया। अब हमें लगता है कि हमें विश्लेषित करने की जरूरत है खुद को, कि हम ये जो साइलेंट वोटर है, क्या हम भी तो कोई जो बहुत साउंड करने वाली जमातों में फंस नहीं जा रहे हैं? जो हरियाणा के मामले में जाट है, यहाँ 33% मराठे हैं, तो इसके अलावा भी तो ये एक प्रसंग है। दूसरा, जीत का ट्रेंड ये दिखा रहा है कि जो सिटिंग सरकार, मतलब जो जिसकी सरकारें हैं और उनके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, यहाँ मैया योजना और यहाँ लाडली बहन योजना, इन दोनों ने बहुत काम किया है। वो आगे पता चलेगा कि महिलाओं ने किसको कितना वोट किया है। तो स्टेट, और एक अंतिम बात और कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा सिविल सोसाइटी कहीं टेस्टेड था तो वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव रहा है,
तो सिविल सोसाइटी को सोचने समझने का समय है कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या ये नेताओं के समुच्चय के द्वारा विकल्प पैदा करने का समय नहीं है, या किसी एक नेता पर फोकस करने का। ये जरूर है कि वो सेंट्रल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे यदि कांग्रेस एक सेंट्रल पोजीशन में होगा, लेकिन क्या एक समुच्चय के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, ये आगे चल करके सिविल सोसाइटी तय करेगी। उनको करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि वहां सबसे बड़ा दांव पे लगा हुआ था मामला। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये यदि हम सारा फोकस महाराष्ट्र पे करेंगे, विश्लेषण में करना बिल्कुल चाहिए, 288 सीटें हैं, बड़ा ये राज्य है, लेकिन हेमंत सोरेन को डिस्क्रेडिट मत करिए। और वो पूरे कायदे से वो पूरा फोकस था, हिंदुत्व वहां हारा है, तो इस थ्योरी को आगे ले चलिए और तब जानिए कि बीजेपी की जो मैकेनिज्म है, बूथ स्तर पे आपका कार्यकर्ता ही नहीं मिलता है सर। मुंबई सेंट्रल में हम शुरू से कह रहे हैं कि मुंबई सेंट्रल में क्यों दिया आपने एक मराठा, अभी हार जीत में थोड़ा सा का अंतर है, हो सकता है लंबा हार भी जाए, वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप मुसलमान नेताओं को सामने लाते ही नहीं है। तो ठीक है, एनसीपी अजित पवार को यकीन कर लिया, मात्र 9-10% मुस्लिम कैंडिडेट को कांग्रेस ने 9 या 8% मुस्लिम कैंडिडेट को दिया। तो जो आप कह रहे हैं कर रहे हैं, माहौल बनाना होता है। तो जो सिटिंग सरकारें हैं उनको माहौल के जरिए, उनको नेतृत्व के जरिए, उनको आंदोलन के जरिए हराया जाता है, सिर्फ टाउन हॉल और उसके जरिए नहीं। एक चीज और शेयर कर, एक सेकंड और शेयर कर दूं, 2 या 3 संविधान सम्मेलनों की वानगी है। नागपुर वाला संविधान सम्मेलन अपने आप ही बता रहा था कि यहां बहुत बुरा होने वाला है। ओबीसी नेताओं ने अपने को अलग कर लिया था, दलित कोई मंच पे नहीं था, बुद्धिस्ट तो कोई था ही नहीं, एक गांधीवादी बैठी हुई थी ओबीसी के नाम पर, और ये सब अलग कर चुके थे, वहां गए ही नहीं। तो वो कुछ कह रहा था, वो संकेत दे रहा था, कह रहे थे ये लोग। इन सबसे हमारी 2-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वोट तो देना है कांग्रेस को, लेकिन वहां दिखना नहीं है, लेकिन वो बात तो कुछ और थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं टिप्पणी छोटी छोटी देता हूँ। एक अमिताभ सर,